कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रशासन ने तैयारी की शुरू। वेस्ट यूपी में पहले चरण का होना है मतदान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोपाल मंदिर में की पूजा अर्चना। सिख समुदाय के लोगों से की मुलाकात। डोर टू डोर किया प्रचार। पहला हिंदुस्तान अमीरों का और दूसरा गरीबों का। उधम सिंह नगर के किच्छा में किसानों से संवाद कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। कहा, देश की आजादी के लिए किसानों और मजदूरों ने लड़ी लड़ाई। मुरादाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। मतदाताओं से पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। अलीगढ़ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। कहा, सपा और आरएलडी गठबंधन से बुरी तरह डरी भाजपा। 7 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने आया हूं। देश में है भाई भाई की संस्कृति, मेरा देश एक परिवार। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, ऐसा बयान कोई भारत का नागरिक नहीं दे सकता। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,27,952 नए मामले। 1,059 लोगों की गई जान। 13,31,648 हुए एक्टिव केस। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने जारी की 54 उम्मीदवारों की नई सूची। गोरखपुर देहात से दारा सिंह और बस्ती सदर से आलोक रंजन मैदान में। संत कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया की सभी सीटों पर घोषित किए गए प्रत्याशी। नमस्कार, मैं उदय और आपका स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत। के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी ने मेहंदीपुर के गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरुद्वारा भी गए। सीएम ने इसके बाद सिख समुदाय के लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। सीएम योगी ने लोगों के बीच अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान यूपी में आए परिवर्तन गिनाए और विकास के साथ सुशासन संकल्प भी व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि परिवर्तन के लिए प्रदेश में एक लंबी एक्सरसाइज चली है। प्रयास से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर को हीन भावना से देखा जाता था, अब बदलाव आया है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने यूपी की पहचान खराब की है, अब जाकर सुरक्षा का वातावरण मिला है, विकास हुआ है। अलीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, देश को सही दिशा में ले जाने का चुनाव है, आने वाले समय में संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव जरूरी है। पिछले दिनों सपा और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर प्रचार कर रहे थे। इसके पहले चरण का चुनाव का जो माहौल बना उससे साफ पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच आरएलडी सपा गठबंधन के जनपद के 7 प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करने आए हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस सरकार ने प्रदेश की जनता पर जो अत्याचार किए हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस सरकार ने किसानों पर जो अत्याचार करके बर्बाद किया है, इसे कौन नहीं जानता है। चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कभी कोई आंदोलन के लिए निकला तो कितने मुकदमे लगे। किसान आंदोलन पे निकले होंगे या किसी और अपने हक और सम्मान के आंदोलन में निकले होंगे। मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, दूसरों पे मुकदमे लगा रहे हैं। पीएम मोदी 7 फरवरी को बिजनौर आएंगे। वर्धमान कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 1000 भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सभा स्थल का निरीक्षण किया।
आगमन 7 फरवरी को प्रस्तावित है और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारी, आईबी के एवं डीआईजी साहब सभी आ रहे हैं। आज एएसएल है। सुरक्षा से संबंधित पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। प्रतापगढ़ की चर्चित 246 कुंडा विधानसभा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने नामांकन किया। 6 बार से लगातार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राजा भैया इस बार अपनी पार्टी जनसत्ता दल से चुनाव लड़ेंगे। कुंडा विधानसभा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव ने भी नामांकन किया। राजा भैया लगातार कुंडा से एक तरफा जीतते चले आ रहे हैं। वहीं इस बार सपा ने गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतारकर चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी जिया उर रहमान धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि पुलिस ने प्रचार वाहन को सींचकर जब्त किया है। गुस्साए कांग्रेस प्रत्याशी जिया उर रहमान अपने समर्थकों के साथ कोतवाली शिकारपुर में धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रत्याशी ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने प्रेस वार्ता कर उनके पति पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उनका विरोध किया है। विधायक ने कहा कि रेत माफियाओं की साठगांठ पर उनके पति के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में उन्होंने एसपी के नाम से सीएसपी को एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें अपने सुरक्षा गार्ड पीएसओ को वापस लेने की भी बात कही है। असामाजिक कार्य करने वाले के खिलाफ में लड़ रही हूँ और उसी के लड़ते जब लड़ रही थी तभी एक गलत ढंग से आरोप मेरे परिवार के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट एक ड्राइवर के माध्यम से अवैध खनन करने वाले के माध्यम से आरोप लगाया गया। उनका अवैध खनन को लेकर कंप्लेंट है तो उसके ऊपर उन्होंने अविश्वास जताया, तो उसके ऊपर एसपी सर को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और ये अभी जांच में चल रहा है, तो जैसे जांच का आएगा तो उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग के सिटी सेंटर मॉल में चल रहे घर संसार सेल ने अतिक्रमण कर सीढ़ी लगाए जाने को लेकर नगर निगम टीम ने कार्रवाई कर उनको नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि ये वही घर संसार महासेल है जहां बहुत बड़ी आगजनी की घटना हुई थी, जो कि होटल शीला के में चल रहा था। आगजनी की घटना में एक बड़ी वारदात सामने आई थी। घर संसार महासेल ने सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, फिर भी घर संसार सेल सिटी सेंटर मॉल में संचालित हो रहा है। आयुक्त महोदय के निर्देश पर आर पटेल चौक से कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज समझाइश दी जा रही है और सोमवार से लगातार कार्रवाई चालू होगी, जिसमें जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। महाराष्ट्र के नासिक से 2 दिन पूर्व लापता हुए युवक पुलिस को ग्वालियर रेलवे स्टेशन में मिला है। पुलिस ने इसकी जानकारी युवक के परिजनों को दी। परिजनों के ग्वालियर पहुंचने पर युवक उनके सुपुर्द कर दिया गया। बताया जाता है कि कोरोना काल में जॉब छूट जाने के बाद युवक अवसाद में चला गया था, जिसके कारण वे घर से बाहर निकल आया और ठगी का शिकार हो गया। जिस जगह वो डिप्रेशन में था सर, किस कारण यही जॉब के कारण। जॉब तो पैसे का लेन-देन भी था? नहीं, पैसे का लेन देन मतलब उसका थोड़ा क्रेडिट कार्ड का लोन वगैरह था ना, तो उसके वही टेंशन था, वो जॉब नहीं मिल रही कोरोना की वजह से। हाँ जी। परेशानी के कारण पूछा तो बताया कि वो 4-5 लाख रुपए वो ठगी का शिकार हो चुका है। रहने वाला वो नासिक का है और उसकी पत्नी भी उसको छोड़ के चली गई है। तो इस संबंध में उसके परिजनों को तत्काल सूचना दी, रात में ही नंबर उससे लेकर गए। परिजन भी अभी आ गए हैं और उन्होंने पहचान लिया वो उन्हीं के परिवार का है। ग्वालियर की महाराजपुरा पुलिस ने गांजा तस्करी के महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही महिला आरोपी के पास से 1.5 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है। एसपी रवि भदौरिया ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि एक महिला गांजा की तस्करी कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर महिला आरोपी को पकड़ा है। सूचना मिली थी थाना महाराजपुरा में थाना प्रभारी को कि रसूलपुरा गांव में एक महिला अवैध गांजा बेचने का काम कर रही है। उसकी सूचना पर दबिश दी गई। उसके कब्जे से तकरीबन 1.5 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई।
आगरा के जैतपुर में वोट मांगने के दौरान जैतपुर पुलिस ने बसपा प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान रोक दिया। परमिशन का हवाला देकर बसपा प्रत्याशी नितिन वर्मा निषाद के समर्थकों पर भांजी लाठियां भांजने के दौरान समर्थकों में भगदड़ मच गई। वहीं जैतपुर थाना प्रभारी पर अभद्रता का आरोप भी लगाया है। इस दौरान बसपा प्रत्याशी नितिन वर्मा चोटिल हुए। रामपुर में लगातार अलग अलग दलों के प्रत्याशी एक दूसरे पर तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वे समाजवादी पार्टी या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या बसपा हो। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। गद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और कांग्रेस प्रत्याशी नवाब कासिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आजम खान ने लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय किया है। आजम खान ने विकास के नाम पर लोगों को धोखा दिया है और वे एक अपराधी हैं और उनका एक अपराधी से मुकाबला है। जनता सब कुछ पहचान गई है। आजम खान ने लोगों की जमीन को हड़पा है और किसानों को धोखा दिया है। एक अपराधी से मुकाबला है, यहाँ तो रामपुर और नेठौर की लड़ाई है। तो आप मानते हैं वो अपराधी हैं? मैं क्या मानता हूँ, जब अदालत मानती है तो वही सच्चाई है। अपराधी तो है ही वो। अच्छा, मेन जो कोई शक व शुबा नहीं है। जो मेन बिंदु है जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या है? जो मेन बिंदु हैं वो ये हैं, सबसे पहले शहर में जो अंडरग्राउंड वायरिंग और जो अंधाधुंध बिजली की चेकिंग हो रही है, जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है बिल उससे 5 या 6 गुना ज्यादा आ रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। पूरा शहर इस चीज से परेशान है। ये भी आजम की ही देन है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं था। भदोही में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने स्कूटी रैली का आयोजन किया। उन्होंने स्वयं स्कूटी रैली की कमान संभालते हुए फुल्लन देवी चौराहे से रजपुरा चौराहे तक 100% मतदान, कालीन नगरी की बढ़ेगी शान, वोट डालें, सब नर नारी सबकी है ये जिम्मेदारी जैसे स्लोगन एवं नारों के साथ जनमानस को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया। स्कूटी रैली के माध्यम से हम महिला मतदाताओं को टारगेट करना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि जनपद में, भदोही जनपद में 7 मार्च को वोट पड़ेगा, उसमें ज़रूर आएँ, सामने आएँ और बूथ तक पहुँचे, वोट ज़रूर डालें। हमारे जनपद में महिला मतदाताओं की संख्या वोटिंग रोल में बहुत बढ़ी है, अधिक संख्या में बढ़ी है, जिससे हमारा जेंडर रेशियो इम्प्रूव हुआ है। अब उसका सार्थक अर्थ यही होगा अगर वो आकर के वोट डालें। अमरोहा की विधानसभा धनोरा से सपा के प्रत्याशी विवेक सिंह ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दर्जनों भर से ज्यादा गांव में नुक्कड़ सभाएं कर डोर टू डोर दौरा करते हुए लोगों से वोटों की अपील की और विधायक बनने के बाद विकास कार्य कर क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने का वादा किया। ये गठबंधन है, सभी दल साथ हैं और सभी धर्म और जाति के लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि सभी भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, इस सरकार से परेशान है, तो बहुत लंबी लीड के साथ हम यहाँ जीत रहे हैं। उन्नाव में एक बार फिर फर्जी वैक्सीनेशन का मामला सामने है। मामला हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पहले तो एक मृतक को दूसरी डोज लगा दी गई। कई लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का मैसेज पहुंचने लगा। वैक्सीन का नहीं, कोविड का, तो हमने कहा अभी तो नहीं लगा था। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया। करीब 1 घंटे बाद हमारे मोबाइल में मैसेज आ गया कि आपकी कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। 16 अक्टूबर को जो है लग गया था और हमारा दूसरा टीका का मैसेज जो है 1 फरवरी को आ गया, और जबकि मैंने दूसरा डोज अभी तक नहीं लगवाया। मेरे मोबाइल पे शाम को 7:45 पे सेकेंड डोज कंप्लीट वैक्सीनेशन का जो है ऑटोमेटिक मैसेज आ गया है। कन्नौज में काली और गंगा नदी में सैकड़ों गोवंशों के शव उतराते मिले हैं। नदी किनारे पहुंचे इन शवों को कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। सभी शव 1-2 दिन पहले ही यहाँ बहकर आए थे। लोगों ने बताया कि इससे पहले नदी साफ सुथरी थी, बदबू से लोग परेशान हैं। एसडीएम सदर उमाकांत तिवारी ने कहा कि गोवंशों के शव कहां से बहकर आए हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। टीम को भेजकर शवों को दफन
कराया जाएगा। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शाक्य ने बताया कि फिलहाल जिले में गोवंशों की मौत नहीं हुई है, ये कहीं से बहकर आए होंगे। होते हुए ये दहलेपुर होते हुए आती है, तो उस साइड के जितने भी गांव पड़ते हैं वहाँ के ग्रामीण जो भी पशु खत्म हो जाते हैं वो दफनाने के बजाय इस नदी में बहा देते हैं, तो अक्सर यहाँ पर पशु जो है बह करके आ जाते हैं। नहीं, सब कितने देखने को मिले? 30-35 गाँव है। तो ये कौन सा गाँव था यहाँ पर? औरंगापुर। इसके आसपास कहीं पर गोवंश की वो गौशाला बनी हुई क्या? नहीं, यहाँ कहीं। सर, हमारे यहाँ गौशाला है, गाँव में जानवर जब मर जाते हैं तो लोग उनको दफनाने के बजाय नदियों में बहा देते हैं। आगे जाती है, यहाँ 25-30 गाय आई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये गोवंश कहीं दूर से बह करके आए हों और हमारे यहाँ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जांच चल रही है, जांच में पुष्ट हो गया कि हमारे जो भी गौशालाएं स्थल हैं वहाँ पे जितनी गाय हैं सब संख्या में पूरी हैं। और विगत दिनों में जो भी हमारे लॉग बुक हैं सब पूरे भरे हुए हैं। आज सुबह ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया कि जनपद कन्नौज से होकर बहने वाली काली नदी में कुछ जानवरों के शव नदी के किनारे पाए गए हैं। तत्काल मेरे द्वारा एसडीएम सदर और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर भेजा गया। इन लोगों ने जाकर देखा तो बताया कि 24 जानवरों के शव उसमें थे, जिसमें 13 जो है वो महिष वंशीय थे, जिसमें भैंस और उनके पड़वा जो होते हैं उनके बच्चे थे, और 11 उसमें गोवंश के शव थे। बांदा में एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई, जिससे दुकान के पास खड़े 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस व एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे को भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। 45 साल का उसको घर से लाया गया है पुलिस द्वारा, और दूसरा केस है इसी के साथ में एक राम किशोर है 38 साल का, सीरियस अवस्था में भर्ती कराया गया है। ना बाबूलाल चौराहे पे हुई है, ब्रिज के नीचे। कैसे? एक पिकअप आ रही थी, लड़का चला रहा था, उसने मार दी उसे। कौन लोग हैं? ये बताया जा रहा है रामकिशोर सन ऑफ टिर्रा, जो कि खाईपार निवासी है। कैंपर गाड़ी आई है, एकदम से अचानक घुस गई है। अच्छा, लगभग कितने लोग थे गाड़ी में? ड्राइवर था केवल गाड़ी में, और साइड में टेम्पो खड़ी हुई थी और रिक्शे वाले थे, जिसमें 2 लोग। गाड़ी चलाते हुए एक ई रिक्शा में टक्कर मार दी गई, जिससे उसमें सवार राजू प्रजापति उम्र 55 वर्ष निवासी खाई पार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मऊ पुलिस अधीक्षक सुशील ढुले के निर्देश पर अपराध और अपराधियों को खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कमरिया के पास स्वाट टीम और कोतवाली पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 2 अलग अलग जगह से चोरी किए गए 19 मोबाइल और एक देसी तमंचा के साथ एक जिंदा कारतूस को बरामद किया है। अभी पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक तमंचा और 20 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में निर्दलीय प्रत्याशी गीता रानी शर्मा बिलख कर रो पड़ी। निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्हें प्रचार से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ओवरटेक कर पीछा किया जा रहा है। प्रत्याशी ने कहा कि उनके वाहन पर भी कई बार हमला किया जा चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी ने निर्वाचन आयोग पर शिकायत के बाद भी संज्ञान न लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अब तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। करो ना, क्षेत्र में जाओ, गांव गांव जाओ, वोट मांगो दादियों और अम्माओं से। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आपको? मैं शक्ल में पहचानती हूँ सबको, नाम नहीं जानती मैं उनका। अभी आप यहाँ किसी से मिले? हाँ, मैं थाने गई थी, एक दिन कंप्लेंट दे के आई थी, कई दिन पहले लिख के अपनी। तो क्या आश्वासन मिला? मुझे डराया धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हारे परिवार को फंसवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा देंगे। तरह तरह की धमकी दी जा रही है मुझे कि मैं चुनाव ना लड़ूं, अपने घर बैठ जाऊं। अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, 65 बुलंदशहर से लड़ी हूँ चुनाव। क्या नाम है आपका? गीता रानी शर्मा। 14 जनवरी से 1 मार्च तक चलने वाले माघ मेले का चतुर्थ स्नान पर्व है। वसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं का माघ मेला क्षेत्र में आना शुरू हो गया है। वहीं लगभग 2.5 लाख लोगों ने संगम में पूर्ण की डुबकी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त
से ही लोगों ने संगम तट पर स्नान कर पूजा अर्चना शुरू की। माघ मेले में बसने वाले कल्पवासियों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था को देखकर भूरी भूरी प्रशंसा की। आज के दिन तो बहुत ही ज्यादा यहाँ महत्व है। प्रयागराज में बसंत पंचमी पे हम सब परिवार नहाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का मेल है। हम लोग सरस्वती माता से यहाँ स्नान करने आते हैं, उनकी विद्या मांगते हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं स्नान करते हैं और गंगा मैया के सामने अपना मत्था टेकते हैं। संगम में स्नान करना हमेशा से ही पुण्यदायक रहा है। लोग यहाँ बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप जैसे देख भी सकते हैं, संपूर्ण संगम क्षेत्र इसमें श्रद्धालुओं से भरा है। वृहद सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रयास ये किया गया है कि पार्किंग की व्यवस्था मेला क्षेत्र के अंदर हो, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शुक्रवार देर रात को भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यहां एक अनियंत्रित कार ट्रक में जा घुसी। हादसे का शिकार हुई कार में ड्राइवर सहित 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। गाड़ी से जो टकरा गई, 5 लोग जो एक्सपायर हो गए हैं और जो 5 लोग एक्सपायर हुए हैं वो लोग जयंतीपुर मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पूरी जानकारी की जा रही है। उन्नाव के वजीरगंज गांव के पास डायल 112 वाहन पर ट्रक पलट गया। हादसे में 2 महिला आरक्षी और 1 हैंड कांस्टेबल की मौत हो गई। आपको बता दें कि ट्रक सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के वजीरगंज गांव के सामने बांगर मोड़ की तरफ से आ रहा था। करीब आधा घंटे के बाद सूचना पर क्रेन पहुंचे और वाहन के नीचे दबे पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में हुए हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मियों के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को हर संभव मदद किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। खबर गोंडा से, जहां एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। युवती का शव एक बगीचे में नग्न हालत में पड़ा मिला। गैंगरेप व हत्या जैसी जघन्य वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही डीएम व एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं जांच पड़ताल में जुटी पुलिस टीम ने महज कुछ घंटों में आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गन्ने के खेत में घेर लिया। खुद को बचाने के लिए आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीम कम्बिंग कर रही है। जनपद गोंडा में थाना नवाबगंज अंतर्गत परसापुर क्षेत्र में एक युवती की शव मिलने की सूचना कल रात्रि में प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल मुकदमा लिख के गिरफ्तारी हेतु टीमें निकाली गई थी। मात्र 12 घंटे के अंदर युवती के साथ हत्या करना एवं उसके दुष्कर्म करने वाले ये जो 2 अपराधी थे उनको राउंड अप कर लिया गया है। एक को गोली लग के घायल हुआ है और दूसरे के लिए कॉम्बिंग हमारी चल रही है। सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराकर फॉरेंसिक, सर्विलांस और एसओजी टीम और थाना की टीम लगा दी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हमें मिल चुके हैं। जल्दी ही ये मुलजिम जो है उनको पकड़ भी लिया जाएगा और पूरे फॉरेंसिक साक्ष्य और पूरे साक्ष्य एकत्रित करके इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर के अपडेट के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं फॉलो। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल @स्वराज एक्सप्रेस SMBC।